मित्रों, लेट 1950s से लेकर अर्ली 1990s तक, ये जो तकरीबन 40-50 साल का अरसा था, इसके अंदर दुनिया एक कोल्ड वार से गुजरी। यानी वर्ल्ड वार 2 के खात्मे के कुछ ही अरसे के बाद एक कोल्ड वार शुरू हुई थी सोवियत यूनियन और अमेरिकन के दरमियान, और ये फिर अगले 40-50 साल तक चलती रही। इसके अंदर भी लाखों इंसान मारे गए थे, और इंटरेस्टिंगली इसका एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी था। और उस पॉलिटिकल जो इसका एंगल था ना, उसमें दर्जनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स गिरी, वहां पर पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट हुए, पॉलिटिकल केओस क्रिएट हुआ था। ये सारा उस कोल्ड वार का यूं समझे कि स्पेशलिटी थी, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन। अब इतने अरसे के बाद 1990 से लेकर 2010-11 तक अमेरिकन जो थे, इनको दुनिया के अकेले सुपर पावर का एजाज हासिल रहा। लेकिन फिर एक नई पावर उभरी, अचानक से उभरी, चाइना। और इनके उभरने के साथ ही फिर एक दूसरी कोल्ड वार दुनिया के अंदर शुरू हो चुकी है। और इस वक्त हम उस कोल्ड वार में ना सिर्फ ये कि दाखिल हो चुके हैं, बल्कि ये अपने पीक की तरफ जा रही है, ये अपने उरूज की तरफ जा रही है। और अगले जो 5-6 साल है, वो इस कोल्ड वार के उरूज का जमाना होगा। यानी तब तक कोल्ड वार शदीद हो चुकी होगी। अब इस कोल्ड वार के अंदर चाइना के जीतने के लिए जरूरी ये है, यानी उन्होंने जो रिप्लेस करना है ना अमेरिका को, उसके लिए जरूरी ये है। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं, ये बात आप जहन में रखें। हाँ, मानते हैं कि दुनिया बायपोलर है अभी, लेकिन उसके बावजूद ये याद रखें कि अमेरिका जो है ना, डिक्लाइनिंग सुपर पावर है। ये मानते हैं हम कि डिक्लाइनिंग सुपर पावर है, लेकिन सुपर पावर तो है ना। ये बात मैं पता नहीं कितनी बार यहां पर कह चुका हूं कि वो सुपर पावर बहरहाल अभी भी है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई असर खत्म हो गया बिल्कुल दुनिया के ऊपर, वो पहले की तरह नहीं रहे, ऐसा नहीं है। बायपोलर दुनिया है, लेकिन अमेरिका का भरपूर असर इस वक्त दुनिया के ऊपर अभी भी है, और उसकी बड़ी वजूहात भी हैं। इकोनॉमिकली दुनिया बड़ी हद तक उन पर डिपेंडेंट है। उनकी जो करेंसी है डॉलर, उस पर दुनिया सारी ट्रेड कर रही होती है। दुनिया के 95% से ज़्यादा जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो डॉलर के अंदर होती हैं। तो उनकी करेंसी के ऊपर दुनिया डिपेंडेंट, उनकी टेक्नोलॉजी पे दुनिया काफ़ी रिलाय करती है, उनकी जो मईशत है, इकोनॉमी, उस पर दुनिया बड़ी हद तक रिलाय कर रही होती है। तो अमेरिका को इतना आसानी के साथ कोई रूल आउट नहीं कर सकता। वो डिक्लाइनिंग सुपर पावर ज़रूर है, लेकिन सुपर पावर है और उनका भरपूर असर है। अब इस असर को डाउन होने के लिए और चाइना को अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए ज़रूरी है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो। अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो चाइना का जो अगला सुपर पावर बनने का ख्वाब है वो ख्वाब ही रहेगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये जो बेल्ट एंड रोड्स है ना, ये सिर्फ रेलवे की लाइंस बिछाने का और रोड्स बनाने का और इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इसका प्रोजेक्ट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डीप है। इसका जो खास तौर पर डिजिटल सिल्क रूट है ना, बहुत ज़्यादा डीप है। ये अगर सक्सेसफुल हो गया तो चाइनीज रिप्लेस कर लेंगे, अमेरिकन को आसानी के साथ रिप्लेस कर लेंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि चाइना का BRI रोका जाए, और इसी पे फिर अमेरिका काउंटर कर रहा है। उन्होंने जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, उन्होंने जो क्वाड बनाए हुए हैं, सारा कुछ जो बनाया हुआ है वो उसी की वजह से बनाया हुआ है। अब बेल्ट एंड रोड्स जो है वो आपको इस रीजन के अंदर, हमारे रीजन के अंदर अक्सर मुल्कों में नज़र आता है, सवाए 1-2 मुल्कों के। एक तो भूटान के अंदर नज़र नहीं आता, लेकिन भूटान और चाइना के दरमियान बर्फ पिघल रही है। बायलेटरल डायलॉग्स हो रहे हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। हमेशा जब भी भूटान के चाइना के साथ टॉक्स होते थे तो इंडिया कर रहा होता था, बिकॉज इंडिया उनकी फॉरेन पॉलिसी का मेन पिलर था। लेकिन अब उन्होंने खुद से टॉक्स करना शुरू कर दिए हैं चाइना के साथ, और काफ़ी उन्होंने जो है ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है दोनों मुल्कों ने, और मुमकिन है कि आने वाले कुछ ही अरसे के अंदर वो BRI में भी शामिल हो जाए। तो भूटान तो इंडिया के हाथ से तकरीबन खिसक गया है। लेकिन मालदीव भी एक ऐसा मुल्क है जो कि यूँ समझे कि अभी तक पूरी तरह से चाइनीज़ जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है। यानी चाइना का असर वहाँ यूँ समझे कि इंडिया से थोड़ा सा कम है। इंडिया वहाँ पर आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मुल्क नज़र आता है। इसकी वजह यह कि हिस्टोरिकली वहाँ की कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जिनके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन रहे हैं। जैसे बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना है ना, शेख हसीना की अब चाइना के साथ अच्छे रिलेशन हैं और चाइना का डीप इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश की इकोनॉमी में। लेकिन पॉलिटिकली शेख हसीना इंडिया की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। वैसे ही मालदीव के अंदर भी एक शेख हसीना है उनकी, मोहम्मद इब्राहिम सालेह साहब, जो उनके आजकल प्रेसिडेंट है। इब्राहिम सालेह की जो पार्टी है वो ट्रेडिशनली प्रो इंडिया मानी जाती है,
और उनके लिए माना जाता है कि इंडिया का अगर इन्फ्लुएंस है यहाँ मालदीव में तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मोहम्मद इब्राहिम सालेह एंड हिज पार्टी। लेकिन इसके साथ ही मोहम्मद इब्राहिम सालेह का एक अपोनेंट है वहाँ पर, एक दूसरी बड़ी पार्टी है और उसको हेड करते हैं अब्दुल्ला यामीन अब्दुल क़य्यूम। अब अब्दुल्ला यामीन अब्दुल क़य्यूम जो है वो इस वक्त उनका अपोजिशन लीडर है, लेकिन उसको हाल ही में कुछ अर्सा पहले, कुछ हफ्ते पहले जेल में डाल दिया गया है। और उसको जब जेल में डाला है तो उसकी पार्टी के लोग मानते हैं कि इसमें इंडिया का कुछ न कुछ हाथ है, बिकॉज माना यह जा रहा है कि सितंबर में जो इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल, उसके अंदर अब्दुल्ला यामीन अब्दुल क़य्यूम की पार्टी जो है बड़ा एक विक्ट्री हासिल कर सकती है। उसको पहले भी वो रह चुका है पावर में वैसे, लेकिन इस बार माना जा रहा था कि उसकी चांसेस जो है ना जीत के काफ़ी हाई हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो उसकी जो पार्टी है वो इंडिया आउट कैंपेन चलाने में मशगूल थी और काफ़ी ज़्यादा इंडिया के ख़िलाफ़ वहाँ पर माहौल मौजूद है। तो इसके चलते हुए माना यह जा रहा था कि इनकी जीत के चांसेस ज़्यादा है अब्दुल्ला यामीन वालों की पार्टी के, और उनको उठा के फिर जेल में डाल दिया गया। इस पे वहाँ की अपोजिशन काफ़ी नाराज़ है और दुनिया भी अजब तरीके से देख रही है इसको कि यार अपोजिशन पार्टी के बंदे को, जो लीडर है अपोजिशन का, उसी को उठा के जेल में डाल दिया ऐसे। बहरहाल अब इंडिया जब समझ रहा था कि अब माहौल थोड़ा सा शांत है, क्लियर है, अब्दुल्ला यामीन जेल में डाला हुआ है, वो अपनी कैंपेन नहीं कर सकेगा तो उसका असर पड़ेगा इनकी ऊपर, ये जो अपोजिशन वाले हैं, तो प्रो इंडिया इब्राहिम सालेह जो प्रेसिडेंट है इस वक्त वही वापस जीत के आएगा, इंडिया में ये समझा जा रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया है। कहानी में ट्विस्ट ये आया है कि ये जो रूलिंग जमात है ना इब्राहिम सालेह की अपनी पार्टी के अंदर शदीद फड्डा पड़ गया, प्रॉपर फड्डा, और मुमकिन है कि ये पार्टी स्प्लिट हो जाए। वही जो प्रो इंडिया रूलिंग पार्टी है मुमकिन है स्प्लिट हो जाए। हुआ यह है कि इस पार्टी का जो पार्लियामेंट का स्पीकर है ना नशीद के दरमियान और प्रेसिडेंट सालेह के दरमियान पहले से ही इख्तलाफात थे। एक ही पार्टी है लेकिन इख्तलाफात थे, दोनों के दरमियान डिफरेंसेस थे, और वो डिफरेंसेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि अगले इलेक्शंस के लिए जब प्रेसिडेंट को टिकट देने का मामला सामने आया ना, तो इब्राहिम सालेह ने खुद को टिकट दे दिया, और उस पे वो जो दूसरा धड़ा है रूलिंग पार्टी का, नशीद वाला धड़ा, वो काफ़ी नाराज़ हो गया और वो सेरेमनी में, टिकट वाली सेरेमनी में ही नहीं आया, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। रूलिंग पार्टी स्प्लिट होने जा रही है वहाँ पर, ये हो रहा है वहाँ पे। और अगर रूलिंग पार्टी स्प्लिट हो गई तो उनका वोट स्प्लिट हो जाएगा। वो जो रूलिंग पार्टी का वोट में कुछ वोट जो है वो नशीद की तरफ चले जाएंगे, कुछ वोट प्रो इंडिया इब्राहिम सालेह को मिलेंगे। तो उसका नेट जो बेनिफिशियरी है वो होगा अब्दुल्ला यामीन अब्दुल क़य्यूम, और वो जीत के आ सकता है ना। उसको जब जेल में डाला है तो उसकी पार्टी अभी तक तो ये कह रही है कि हमारा जो लीडर है वो अब्दुल्ला यामीन ही है, लेकिन अगर उसको जेल में ही रखा गया तो उसकी जगह किसी दूसरे बंदे को भी उसकी पार्टी वाले जो है वो टिकट दे सकते हैं प्रेसिडेंट होने का। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अगर अब्दुल्ला यामीन की पार्टी जीत के आती है सितंबर के इलेक्शन में, बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अगर नशीद और उसके दरमियान, इब्राहिम सालेह के दरमियान दोस्ती नहीं होती दोबारा, तो इसका डेफिनेटली असर पड़ेगा इंडिया के ऊपर। इंडिया का वहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है वो डाउन हो जाएगा। इंडिया को एक डर है, असल में इंडिया को डर ये है, इंडिया समझता है कि मालदीव के अंदर चाइना नेवल बेस बनाना चाहता है, अपनी नेवी का एक बहुत बड़ा बेस बनाना चाहता है। मालदीव की लोकेशन जो है ना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कमाल की लोकेशन है। यहाँ पर अगर किसी बड़ी पावर ने नेवल बेस बनाया तो हकीकतन उसका इन्फ्लुएंस जो समझे कि कई गुना बढ़ जाएगा इंडियन ओशन के अंदर। वैसे इंडियन ओशन से मुझे याद आया कि अफ्रीकन कोस्ट जो है ना, आखिरी जो किनारा है इंडियन ओशन का, वहाँ पर इस वक्त चाइनीज मिलिट्री खड़ी हुई है और वो ड्रिल्स कर रहे हैं साउथ अफ्रीका रशिया के साथ मिलके। इस पे भी इंडिया परेशान है कि चाइनीज आ गए, इधर भी मिलिट्री आ गई है उनकी। पहले ट्रेड के जहाज घूमते थे, अब चाइनीज मिलिट्री घूम रही होती है, तो वो वहाँ पर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं रशियंस, चाइनीज और साउथ अफ्रीकन मिलके वहाँ पे। तो इंडिया के लिए वो अलग से सरदर्द है, और यहाँ पर मालदीव से उनके लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। अच्छा, मीनवाइल चाइना ने ये ऐलान किया है कि मालदीव वालों को, क्योंकि पब्लिक टू पब्लिक टाइज जो चाइना के हैं वो ज़्यादा बेहतर है, चाइना को ज़्यादा वहाँ पर लोग जो है वो पसंद कर रहे होते हैं। इंडिया आउट कैंपेन आपके सामने है ना, इतनी सक्सेसफुल कैंपेन क्यों है वो? अगर पब्लिक लेवल पर इंडिया इतना वहाँ पर पॉपुलर होता तो इंडिया आउट कैंपेन सक्सेसफुल क्यों है, और अब्दुल्ला यामीन अब्दुल क़य्यूम इतना पॉपुलर लीडर क्यों है वहाँ पे? देखें चाइनीज़ ने क्या किया है 6 महीने पहले सिर्फ इलेक्शन से। चाइनीज़ ने कहा है कि ये जो मालदीव वाले हैं, मालदीव के सिटीजन्स, वो चाइना आ सकते हैं बिना वीज़ा के, आ जाएं, सिर्फ टिकट लेके आ जाएं बस,
और उनको ऑन अराइवल 30 दिन का वीजा जो है चाइनीज वहां एयरपोर्ट पे, अपने एयरपोर्ट पे देंगे। तो ये चाइनीज ने अनाउंस कर दिया है मजीद पब्लिक टू पब्लिक जो रिलेशन है उनको इंप्रूव करने के लिए कि यू कैन विजिट आवर कंट्री विदाउट वीजा, आप इधर आएंगे तो 30 दिन का वीजा हम आपको देंगे। तो बड़ा एक जबरदस्त किस्म के पैकेजेस चाइना उनके लिए अनाउंस करने वाला है। इधर से रूलिंग जो पार्टी है उसमें टूट फूट हो गई है और इंडिया परेशान है कि इसको अब फिक्स कैसे करना है, और अभी तक की इतलात ये हैं कि इसकी फिक्स होने का कोई दूर दूर तक जो आसार है वो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो नशीद है, जो उनका पार्लियामेंट का स्पीकर था, जिसका एक पावरफुल धड़ा है रूलिंग पार्टी के अंदर, वो कहता है कि उसके बंदे को प्रेसिडेंट होना चाहिए। लेकिन इब्राहिम साले कह रहा है कि नहीं, प्रेसिडेंट तो मुझे होना चाहिए। मैं देखे इतने अरसे से मैं कमाल का काम कर रहा हूँ, इंडिया को भी मैनेज कर रहा हूँ, चाइना को भी, तो मुझे होना चाहिए भाई। इस पे टूट फूट का शिकार है रूलिंग पार्टी। देखते हैं इसका आउटकम क्या निकलता है, लेकिन अभी तक इंडिया के लिए मालदीव से कुछ खबरें अच्छी नहीं हैं।